इंडियन हिस्ट्री की वैदिक सभ्यता वाली सीरीज अपनी चल रही है और पिछले एपिसोड तक हम लोगों ने राजनीतिक संगठन को देख लिया था। मैं वहीं से इस एपिसोड की यात्रा को दोबारा आरंभ कर रहा हूँ आज के सत्र की, क्योंकि राजनीतिक संगठन में हम लोग ऋग्वैदिक कालीन यानी कि पूर्व वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन यानी कि लेटर जो वैदिक वैदिक पीरियड है, ऋग्वेद के बाद का जो काल है, ऋग्वेद से लेके स्पेशली वेदांग वांग में जो है वहाँ तक का जितना भी साहित्य, उसमें क्या वर्णन हमें राजनीतिक संगठन के बारे में मिल रहा है उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं और कोशिश करेंगे आपको वो सब चीज़ें समीचीन रूप में समझ में आए। देखिएगा, हम लोगों ने अब तक जो समझने का प्रयास किया है कि क्या क्या इकाइयाँ आपको देखने को मिल रही हैं, उन्हें देखिएगा। सबसे छोटा जो आप लोगों ने अब तक संगठन देखा था हम लोगों ने, वो था असल में कुल। सबसे छोटा कुल के ऊपर आप लोगों ने देखा था ग्राम। ग्राम के ऊपर जो इकाई आती है वो है विश। विश के ऊपर जो इकाई आती है वो है जन। जन के ऊपर की जो इकाई है वो है महा जनपद अथवा राज्य। और फिर जो इकाई आती है वो है आपका साम्राज्य। ये पूरा चार्ट आप लोगों ने देखा था, क्लियर है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको इसी रूप में देखते चले जाइएगा ताकि फिर हमें बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। अब आप इसको यहाँ पर सीधा एक अपन चार्ट के रूप में देखने का प्रयास करें तो इंक मेरे हिसाब से हमें लेनी पड़ेगी इसकी, दिस वन, ओके। और आप ये और ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है जी, ठीक है साहब। अब आप आइएगा, तो ये पूरा का पूरा कुल के ऊपर जो इकाई है वो है ग्राम। ग्राम के ऊपर है विश। विश के ऊपर है जन। जन के ऊपर है महाजनपद और फिर साम्राज्य। ये पूरा एक मतलब नीचे से ऊपर तक यदि हम चलते हैं, क्लियर। थोड़ा सा और मुझे शेप्स बनाने पड़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली वो चीजें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक। ओ भाई, ये सब क्या है? अच्छा, साम्राज्य, ठीक है सर। और फिर देखिएगा महाजनपद। फिर देखिएगा आप जन, ठीक है जी। इसके बाद आप लोग देखिएगा, हम दूसरा अपना हिस्सा लेते हैं। फिर आप देखिएगा अरे भाई रे, चलिएगा, ठीक है। विश। विश के बाद आप लोग आ जाइएगा आगे आपका ग्राम। और फिर ग्राम के बाद देखिएगा आप लोग कुल। अब आपको मैं समझता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल, तो सबसे बड़ी जो इकाई के रूप में हमें देखने को मिल रहा है वो है साम्राज्य, फिर महाजनपद, जन। अब देखो, यदि मैं भारतीय इतिहास के प्रथम साम्राज्य की बात आपके सामने करूं तो पहले तो इसको देख लीजिएगा, संपूर्ण भारतीय इतिहास का। ये थोड़ा सा बाद की बात मैं पहले ले रहा हूँ। संपूर्ण भारतीय इतिहास का यदि प्रथम साम्राज्य को हम चर्चित करेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि असल में ये क्या था, मगध। संपूर्ण भारतीय साम्राज्य का। लेकिन आप देखो, समझना इस बात को, कुल महाजनपद आपके सामने जो संख्या आ रही थी वो थी 16 महाजनपद उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। और इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध, क्योंकि मगध ने अन्य महाजनपदों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अन्य महाजनपदों को सैनिक विजयों के द्वारा अपने अंदर विलय किया। तो महाजनपद से ऊपर वही महाजनपद जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, अपना सीमाओं का को बढ़ाया, वो साम्राज्य कहलाया, क्लियर। इसलिए पहला जो भारतीय इतिहास का साम्राज्य प्राप्त होता है वो आपको मगध प्राप्त हो रहा है। और ये बात भी याद रखना कि साम्राज्य का जो एक तरह से मुखिया होता था वो चक्रवर्ती सम्राट
मतलब उसकी उस वहां राजा नहीं था, वहां पर चक्रवर्ती सम्राट सम्राट जैसी उपाधियां वहां का शासक धारण करता था। अब आप देखिएगा सबसे छोटी इकाई कुल, कुल का मतलब है यहाँ पर समझ लीजिएगा परिवार एक तरह से, ठीक है। और परिवार का जो अधिकारी है वो कहला रहा है, मुखिया जो है वो कुलप कहला रहा है, क्लियर। ग्राम का जो अधिकारी है वो ग्रामणी कहला रहा है, विष का जो अधिकारी है याद रखिएगा वो विषपति कहला रहा है, जन का जो अधिकारी है हम लोगों ने देखा था वरुण के संदर्भ में वो जनस्य गोपा कहला रहा है, और महाजनपद का जो मुखिया है वो राजा कहला रहा है। तो असल में कुल क्या है, परिवार है। लेकिन यदि मैं वैदिक काल की बात करूं तो एक बहुत आश्चर्यजनक तथ्य आपके सामने आता है, इसको समझिएगा। कुल की जो इकाई थी, कुल की जो पहचान थी वो गोत्र आधारित थी। पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिएगा गोत्र की, और इसमें इस गोत्र में यानी कि एक कुल के अंदर एक छत के नीचे, मैं पूर्व वैदिक काल की स्पष्ट बात कर रहा हूं, मातृ एवं पितृकुल के दोनों के सदस्य यहाँ पे रहा करते थे एक घर के नीचे, यानी कि ननिहाल पक्ष भी संतान का और दधिहाल पक्ष भी, क्लियर है। इनका अधिकारी संयुक्त रूप में रहा करते थे, इस बात को आप लोगों को समझना होगा। वो अधिकारी कहला रहा है कुलप, क्लियर। ये सबसे छोटी इकाई है संपूर्ण वैदिक कालीन, यदि मैं सामाजिक और राजनीतिक संगठन की आपके सामने बात करूं, इनका अधिकारी है कुलप। यहीं से कई सारे घरों को, अब ये कुल असल में यहाँ पर एक घर नहीं है, एक गोत्र से संबंधित, लेकिन ताज्जुब है कि इसमें मातृ गोत्र अलग है, पितृ गोत्र अलग है, लेकिन वो संयुक्त रूप में रह रहे हैं। कई सारे कुल मिलकर बना रहे हैं ग्राम। ग्राम यहाँ पर वैदिक काल में याद रखिएगा लड़ाकू टुकड़ियों के रूप में भी जानी गई है। तो लड़ाकू टुकड़ियों के रूप में ग्राम, व्रात और सार्थ जैसे हमारे सामने शब्द आते हैं। एक एक बात को बहुत आराम से समझना, क्योंकि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन बतलाऊंगा किस प्रकार से राजा से राज्य, वैभव और एक कबीले के मुखिया से जिसको आप कहते हैं सम्राट, वो बनने की प्रक्रिया थी। धीरज पूर्वक समझनी होगी, कारण कि जिन कॉम्पिटिशन को आप टारगेट करके मेरी क्लास में आ रहे हैं वो सामान्य को एसएससी या उसके लिए नहीं है, मैं उनके लिए बना भी नहीं हूँ, वो बड़ा मुश्किल होगा झेल पाना। तो ये लड़ाकू टुकड़ियां हैं ग्राम। ये एक तरह से आप ग्राम को यदि मैं सामाजिक इकाई के रूप में लूं वैदिक काल में, तो ये समझ लीजिएगा पशुचारक। अब ये कितना ताज्जुब की बात है, कितना ताज्जुब की बात है, मतलब मुझे हंसी आती है। वामपंथी इतिहासकार स्पेशली प्रोफेसर, मतलब मूर्धन्य विद्वान है प्रोफेसर रामशरण शर्मा, यार आप नवपाषाण काल में कृषि का विकास कर लेते हो और पूर्व वैदिक काल में बकवास कर रहे हो कि ये पशुचारक कबायली समूह थे। मुझे नहीं पता कि आप लोग इतिहास कहां से लिख रहे हो। रोमिला थापर, झा श्रीमाली, ये मार्क्सिस्ट और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है, कहीं ना कहीं ये इतिहास ही नहीं, भारतीय राष्ट्र पर एक वैचारिक बोझा भी है। आप सोच के देखना, नवपाषाण काल में मेहरगढ़ में आपने कृषि का विकास कर लिया, चालकोलिथिक कल्चर्स आती है, वहां पर आप एस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं इस तरह के एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की जो टाउनशिप्स है। और वैदिक काल को आप कह रहे हो, उसके बाद हड़प्पा आई, फिर लेटर हड़प्पन चालकोलिथिक आई, फिर वैदिक आई, और ये पशुचारक थे। व्हाट द हेल यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हो? लेकिन अब मैं उन्हीं की बात थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। पशुचारक भाई स्वाभाविक है यार, यदि कृषि समाज है तो पशुचारक भी होगा। तो मैं उसी रूप में फिर बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब मैं इन सेशंस को आपके सामने लेकर आ रहा हूं तो ये मात्र कोई 2 गाइड का मैटर कंपाइल नहीं है। इसीलिए जो मेरी टैगलाइन है कि जहां एनसीईआरटी का एंड हो रहा है वहां रियल थिंकर सोचते हैं, चिंतन चालू होता है वहां से। तो मैंने कोशिश किया जितनी भी एक मेन स्ट्रीम लाइन का जो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है उन सबका मैटर कंपाइल करके यहाँ हम क्लास में आए। तो ये ग्राम जो है असल कृषि पशुचारक अर्थव्यवस्था वाले ये सेटलमेंट्स हैं, इसको आप यूं समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये लड़ाकू टुकड़ियों के रूप में भी हम वैदिक ऋग्वेद के अंदर इनको देखते हैं। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, हर किसान 1857 तक बाबा हर किसान सिपाही के रूप में आ रहा है। जो ईआईसी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सैनिक भर्ती हो रहे हैं वो किसान परिवारों से ही हैं। इसीलिए सैनिकों की समस्या किसानों की समस्याएं थी उस जमाने में। तो वैदिक काल तक तो खैर बात ही अलग सी रहेगी। तो यूं समझ लीजिएगा कि इसको जो कहा जा रहा है कि साहब ये कृषि पशुचारक अर्थव्यवस्था प्रधान इकाइयां थी।
ठीक है, समझ में आता है। और इसके ऊपर जो था वो विश था। क्लियर? विश असल में दो शब्दों से आप निकाल सकते हो। विश वो इकाई है जिसको आप अर्धनगरीय इकाई के रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि विश के अंदर आप कृषक भी लेंगे, आप व्यापारी भी लेंगे, आप शिल्प भी लेंगे, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं सामान्य प्रजा। याद रखना, सामान्य प्रजा। यद्यपि विश से वैश्य शब्द का कहीं कोई संबंध नहीं निकलता, लेकिन मेरी जो सोच कहती है वो ये है, क्योंकि आगे जाकर वैश्य या जो व्यापारी वर्ग है वो मुख्य तौर पर पेइंग कैपेसिटी में, रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी में आता है। संभवतः जो ग्रामीण इलाके हैं इनके ऊपर वो प्रदेश थोड़ी बड़ी इकाइयां जहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सेल आउट किया जा रहा है, मंडी में ले जाकर उनको क्रय विक्रय किया जा रहा है, जहां पर उनकी इकोनॉमिक फ्लो चल रही है, वो इकाइयां थी विश, जिनका अधिकारी है विशपति। क्योंकि इस बात को आप समझिएगा, वैदिक काल में हमें कोई सेटल्ड रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि राजा यहाँ पर निरंकुश नहीं है, स्वेच्छाचारी नहीं है, वंशानुगत नहीं है। बहरहाल, तो आप ये समझिएगा कि ये अर्धनगरीय इकाइयां थी, सेमी अर्बन सेंटर्स थे, जिनमें फार्मर्स, पीजेंट्स भी रह रहे हैं, ट्रेडर्स भी रह रहे हैं, और शिल्प कारीगर, तमाम तरह की सामान्य प्रजा यहाँ पर रह रही है। इससे ऊपर की जो इकाई है वो जन है। क्लियर? जन असल में यूं समझ लीजिएगा, ये छोटे से लेकर बड़े कबीले थे। अब यहां पे जो कबीला शब्द बार बार लिया जा रहा है, ये थोड़ा सा गैर तार्किक लगता है। गैर तार्किक क्यों? क्योंकि कबीले का मतलब हम ट्राइबल से लेते हैं, लेकिन यहां कबीले का मतलब है मैं फिर अर्थ निकाल रहा हूं, ये छोटे से बड़े लेके एक प्रकार का राज्य, मतलब सीमा निर्धारित भूमि, भौगोलिक क्षेत्र आप इसको मान लीजिए, जो कि किसी राज्य महाजनपद से छोटा और विश्व से ऊपर की इकाई थी। यानी कि एक प्रकार का ये यूं समझ लिया, किसी भी राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक केंद्र था। क्योंकि यदि यहाँ का मुखिया जनस्य गोपा राजा, जनस्य गोपा आगे जाके राजा महाजनपद में कहला रहा है, तो ये सबसे बड़े मेरे हिसाब से वैदिक काल में प्रशासनिक हेडक्वार्टर्स या प्रशासनिक केंद्र के रूप में थे, जहां पर याद रखना पूर्व वैदिक काल में आपको विदत, सभा एवं समिति जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और इंस्टीट्यूशंस दिखाई दे रहे हैं। व्हाट डज मीन्स विदत? आप जानते हो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का सबसे प्राचीन जो राजनीतिक संगठन था वो विदत था, सबसे प्राचीन। और आगे जाके सभा समिति जो न्यायालय का कार्य भी कर रही है, राजा के पद का निर्वाचन भी कर रही है, जितने भी किसी राज्य की जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन अनुष्ठान, कार्यक्रम, इन सब का फैसला, युद्ध लड़ना है नहीं, इन सब का फैसला सभा समिति में। यानी कि ये सामान्य जनता की वो एक प्रकार की मीटिंग्स या बैठकें थी जिनमें प्रमुख निर्णय लिए जाते थे। स्वाभाविक राजा को इनके द्वारा निर्देशित आदेशों को मानना पड़ता था, इसलिए राजा यहाँ पर स्वेच्छाचारी नहीं था, राजा यहाँ पर निरंकुश नहीं था। राजा को यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली से अपने राज्य के वेलफेयर में, कल्याण में न केवल कार्य करना होता था, बल्कि युद्धों में उसको प्रजा की सुरक्षा निश्चित करनी होती थी। जो लूट का माल मिल रहा उसको लाकर वो अपने लोगों में समान वितरण करता था, क्लियर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि रित की व्यवस्था स्थापित रहे। मैंने पिछले सेशन में रित को काफी व्याख्यायित किया था। उसके ऊपर महाजनपद है। महाजनपद, अब महाजनपद के दो प्रकार के शासन हमें देखने को मिलते हैं, इसको भी अब देख लीजिएगा। महाजनपद में हमें दो प्रकार के शासन देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर आपको अधिकांश तो राजतंत्रात्मक देखने को मिल रहे हैं और कई जगह पर हमें गणतंत्रात्मक देखने को मिल रहे हैं। गणतंत्रात्मक तो मल्ल हो गया, वज्जी हो गया। राजतंत्रात्मक में आप जानते हैं कि तमाम जनपद थे। अब यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आता है कि चाणक्य के वक्त में, चाणक्य के समय, हम लोग पिछले सत्र में देख चुके हैं, चाणक्य के नहीं देखा, मैं बताता हूँ। चाणक्य के समय
कंबोज ऐसा महाजनपद था जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से, याद रखिएगा, जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से गणतंत्रात्मक, समझिएगा इस बात को, चाणक्य के समय कंबोज राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कन्वर्ट हुआ था। क्लियर। कुल 16 महाजनपद आपको पूरे भारत में उत्तर वैदिक काल में स्पेशली 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का जो रखता था वो था मगध, क्योंकि अच्छा मगध के जो नेचुरल रिसोर्सेस थे उसने भी उसको सपोर्ट किया। मगध के जैसे लोहे की खानें मिलना, गंगा गंडक और सोन नदी के किनारे पर, तो शिपिंग का, ट्रेड कॉमर्स का, नेचुरल बाउंड्रीज फॉर प्रोटेक्ट योर स्टेट, जंगल खूब मिल रहे हैं तो मिनरल्स मिल रहे हैं, इमारती लकड़ी मिल रही है, मतलब आपके पास प्राकृतिक सुरक्षा है। और लोहे की खानें मिल गई तो आप उन लोहे की खान से जो आपको आयरन प्राप्त हो रहा है, आयरन और अयस्क प्राप्त हो रहा है, उससे आपने वेपन्स बनाए, उससे आपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाए। जब आपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लोहे से बनाए, लोहे का फाल का हल में प्रयोग किया तो गहरी जुताई हुई, अधिक अन्न उत्पादित हुआ, बढ़ती जनसंख्या का पेट भरा, ट्रेड कॉमर्स में लगाया, उससे आपकी इकोनॉमी फ्लो बढ़ी, आपने बड़ी सेना रखी, उसको वेतन दिया, बड़ी ब्यूरोक्रेसी रखी, आपने कॉन्क्वर किया अपने इस ताकत के दम पर, इस पैसे के तहत, क्योंकि जहां आय नहीं वहां व्यय नहीं, जहां अर्थव्यवस्था नहीं वहां कोई व्यवस्था नहीं। इस प्रकार से मगध उन 16 प्रमुख महाजनपदों में वो महाजनपद इसने अपनी बाउंड्रीज का एक्सपेंशन किया, साम्राज्य का अथाह विस्तार किया। काशी, मल्ल, वज्जी, अंग, अवंती, जो इसके राज्य सीमाओं में आए, या तो इसके साथ मित्रता करनी पड़ी या इसके साम्राज्य मिलते चले गए। इस प्रकार से मगध भारतीय इतिहास में पहली बार आपको एक साम्राज्य के रूप में उभरता नजर आता है। और यहां पर पहली बार चक्रवर्ती सम्राट, अर्थात वो सम्राट जिसने चतुर्दिक दिशाओं में, सभी दिशाओं में विजय प्राप्त करी है। ये आपको वैदिक काल में पूरा एक विकास का क्रम इस रूप में नजर आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक बातें आपको बेहद समझ में आई होगी। अब जब मैंने कहा कि जन मिलकर महाजनपद मिले, और महाजनपद ने अब जन मिलकर महाजनपद बने, स्वाभाविक है कि जन के अंदर जो संस्थाएं थी, सभा समिति, क्योंकि इनके पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज रहे होंगे, इन लोगों ने फैसला किया होगा या ताकत के दम पर जो भी राज्य से तुर्वस और क्रीवी जनपद मिले और पांचाल बने, भरत और पुरु मिले और कुरु जनपद मिले। क्लियर। अब मैं जो जन से जो महाजनपद बनने की जो प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है, यदि मैं इस पर थोड़ी सी आपके सामने चर्चा करूं तो देखिएगा कि पुरु और भरत जन मिले एवं कुरु महाजनपद आपके सामने अस्तित्व में आता है। तो कुरु असल में क्या है? महाजनपद। और पुरु और भरत क्या है? याद रखना, ये दो जनों का संयुक्तिकरण हो रहा है। इसी प्रकार से क्रीवी और तुर्वस मिलते हैं और क्रीवी और तुर्वस मिलते हैं और पांचाल नामक महाजनपद अस्तित्व में आता है। तो अब आप देखिएगा, ये क्रीवी, ये तुर्वस, तो पांचाल नामक महाजनपद कब अस्तित्व में आता है? जबकि क्रीवी और तुर्वस नामक जन मिलते हैं। अब आप सोचिएगा कि ये प्रक्रिया कोई एक दिन की, 2 दिन की, 10 दिनों की, साल 2 साल की नहीं, कई सालों तक ये प्रक्रियाएं चली होंगी। मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं कि मैंने आपके सामने पूरी पृष्ठभूमि तैयार करने का प्रयास किया ताकि आप समझ सकें, और सिर्फ जो प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को नहीं, बल्कि आप डिस्क्रिप्टिव की तरफ भी अपनी वैचारिक जो क्षमता है, जो आधार है, जो पटल है, मानस पटल, उसको विस्तार दे सकें। आइएगा, उम्मीद करता हूँ मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ। इस पूरी बात को आप ढंग से समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक का आई थिंक आपने ढंग से समझ लिया है, देख लिया है। अब आप देखिएगा, 2 बातों को समझने का प्रयास करना। मैं अब इधर से इधर की तरफ बढ़ूंगा।
क्लियर? पक्की बात है, जब मैंने कहा कि जन के विलय से महाजनपदों का निर्माण होता है और महाजनपदों से फिर आप साम्राज्य का विस्तार देख रहे हैं, यानी कि महाजनपदों को आप कह सकते हैं उस जमाने में स्टेट्स। अब आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जन वाला जो किस्सा हमारे सामने आता है ये है असल में ऋग्वैदिक पीरियड। क्लियर है? ऋग्वैदिक पीरियड, जिसको आप पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। ये एक बड़ी समस्या है, पूर्व वैदिक काल, क्योंकि इसी को आपने वैदिक काल भी कहा, इसको पूर्व वैदिक काल भी कहा, इसको आपने ऋग्वैदिक काल भी कहा है। लेकिन महाजनपद, अब ये इंपॉर्टेंट है, महाजनपद और साम्राज्य की जो प्रक्रिया आ रही है वो याद रखना कौन से काल में आ रही है, वो आ रही है उत्तर वैदिक काल में, जहां आपको कुल 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। तो इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। महाजनपद भी उत्तर वैदिक काल के भी बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब द्वितीय नगरीय क्रांति का काल था, जब 6वीं सामाजिक धार्मिक आंदोलन आरंभ हुआ बुद्ध और महावीर स्वामी जी के नेतृत्व में। क्लियर? अब जन की बात की जाए, जन पर आइएगा। असल में जन का जो अधिकारी है वो कहला रहा है जनस्य गोपा, जिसको कई जगह पर राजा के रूप में भी उल्लेखित किया जा रहा है। क्लियर? जैसे हमने वरुण को जनस्य गोपा बोला है। अब पिछले स्लाइड में मैंने चार्ट में कहा था कि राजा जो था, अब मैं ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं, राजा जो था, क्लियर समझते रहिएगा हर एक बात को, जो राजा था वो यहां पर गैर वंशानुगत था, गैर वंशानुगत था, यानी कि वो पिता के बाद पुत्र की परंपरा पे नहीं है। क्लियर? जब गैर वंशानुगत है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अधिकार एवं सत्ता संपन्न नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि ये अधिकार और सत्ता विहीन है, मैंने ये नहीं कहा, संपन्न नहीं है, यानी कि आप स्वेच्छाचार से अपने विवेक से अधिकार का प्रयोग नहीं करोगे, बिकॉज यू आर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, you are running democratic system, so you have to take some advice from your advisory body or advisory councils। क्लियर है? तो यहां जो राजा गैर वंशानुगत है, इसका मतलब या तो इसका क्या किया जा रहा है निर्वाचन, या इसका क्या किया जा रहा है मनोनयन। क्लियर है? पक्की बात है, किसके द्वारा ये मनोनयन या निर्वाचन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जनप्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा, जनप्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा। भले ही इस जमाने में जन छोटे थे, कबीले के आकार के थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से संभव नहीं कि उससे पूछा जाएगा बताओ तुम, क्योंकि हर व्यक्ति की योग्यता ऐसी नहीं है, हर व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि राजा कौन होगा। हर व्यक्ति का अपना एक होता है, मैं मेरे परिवार का पेट पाल लूं, क्योंकि वो कई प्रकार की समस्याओं से आम, आज भी भारतवर्ष में देख लीजिए, कई लोगों को शायद पता नहीं होगा रोजाना के दिहाड़ी मजदूरों को राष्ट्रपति कौन है, हमारी प्रधानमंत्री कौन है। उनको परिवार का पेट पालना है, उनका काम है, उनको जो दिमाग में इंजेक्ट कर दिया भैया इस पर जाके ठप्पा लगाना है उंगली दबानी मशीन पर, फिर उनके प्रति। तो इसी प्रकार से उस जमाने में भी कबीला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर राजा के निर्वाचन में भाग लेता था। प्रत्यक्ष जो प्रतिनिधि चुन लिए गए, अप्रत्यक्ष जिन्होंने प्रतिनिधि चुने, कुल मिलाकर जनप्रतिनिधि संस्थाएं जो थी वो यहाँ राजा का निर्वाचन कर रही है। अभी जनप्रतिनिधि संस्थाएं कौन कौन सी हैं दोबारा देखिएगा इनको। अब मैं इसीलिए मैं आपसे बार बार अब मैं इंक चेंज कर करके इसलिए लूंगा ताकि आप लोगों के सामने बिल्कुल चीजें क्लियर होती चली जाए। देखिएगा, एक संस्था तो आपके सामने आ रही है सभा, सभा एक आ रही है आपके सामने समिति, क्लियर, और एक आ रही है आपके सामने विदत। सारी बात को जितना विस्तार से देख सकते हो देख लीजिएगा। इनमें सबसे प्राचीन जो संस्था आपको नजर आ रही है वो है विदत। विदत को कहते हैं कि यह संस्था तो पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन है। क्लियर है? इनका डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना अच्छा था कि सभा समिति इन दोनों संस्थाओं के अंदर महिलाएं
स्वतंत्र रूप से अपनी भागीदारी करती थी महिलाएं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा हूं इस समय। तो सभा, अब विदत सबसे प्राचीन है। सभा असल में जो बुजुर्ग, किसी भी कबीले के बुजुर्गों की एक संस्था थी, और ये संपूर्ण जन, जिसको कई पुस्तकों में आपको कबीला नाम से भी संबोधित किया गया, संपूर्ण जन की एक प्रतिनिधि संस्था थी। तो जो सभा है जिसका आकार छोटा है, क्योंकि इसमें वयोवृद्ध वरिष्ठ नागरिक बैठेंगे, पक्की बात है ये सबसे प्रमुख निर्णय लेगी। जैसे राजा का निर्वाचन, क्लियर, जैसे युद्ध या संधियों वाला जैसा कोई फैसला, क्लियर, जैसे राजनीतिक निर्णय करना, क्लियर, जैसे न्याय का भी संपादन। और जो समिति है इसका आकार बड़ा होगा, इसका आकार विशाल होगा, क्योंकि संपूर्ण कबीले का संपूर्ण जो, इसका मतलब यह कि राज्य इतने बड़े नहीं थे, तभी तो पूरी जनता आ रही है एक जगह पे इकट्ठी होकर ये निर्णय करते थे हमारे धार्मिक, हमारे सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम कैसे होंगे, क्लियर, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम कैसे होंगे। ये अब जब ये राजनीतिक संस्थाएं राजा का निर्वाचन कर रही है, तो पक्की बात है राजा वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सभा, समिति एंड विदत। राजा वुडंट, मतलब राजा क्या कहना चाहिए, सेल्फ ऑन डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं रहेगा, उसे एडवाइस करना पड़ेगा। ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूं, यानी कि राजा जब तक वेलफेयर में कार्य कर रहा है, राजा जब तक युद्ध में नेतृत्व प्रदान कर रहा है, जीत दिला रहा है, अपनी प्रजा की सुरक्षा को निश्चित कर रहा है, क्लियर, और लूट के माल को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है विदाउट एनी पार्शियलिटी। हमने पिछले सत्र में देखा कि जो सम वितरण प्रणाली है वो विश्व की प्राकृतिक नैतिक व्यवस्था है, वही ऋत है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा का एक प्रमुख कार्य, आप यहां पर ऋत की स्थापना भी देख रहे हैं। अब जो ये ऋत की अवधारणा है इसके बारे में मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से। विश्व की प्राकृतिक नैतिक व्यवस्था ही ऋत है, जिसका देवता किसको बोला गया, वरुण को। विश्व की प्राकृतिक नैतिक व्यवस्था जिसमें समवितरण किया जा रहा है। भाई वितरण समान होगा तो असंतोष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, संघर्ष नहीं होगा। तो विश्व की प्राकृतिक नैतिक व्यवस्था ही ऋत है। ऋत के द्वारा याद रखना समान वितरण हो रहा है, समान वितरण होने पर संतोष स्थापित हो रहा है। तो आप सोचिएगा, क्योंकि संपूर्ण कबीला, संपूर्ण जो ग्राम है उसमें सभा, समिति, विदत फैसला करेगी कि भाई ये व्यक्ति राजा बनेगा, इतने लोग लड़ने जाएंगे, इतने लोग पीछे की व्यवस्था देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, एग्रीकल्चर का कार्य करेंगे, वेपन्स को देखेंगे, घायलों की, यानी कि किसी भी गतिविधि में संपूर्ण कबीला पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण कबीले को लूट के माल में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि हथियार लेकर मैं जान जोखिम में डाल रहा हूं। तो इधर एग्रीकल्चर का, कृषि का कार्य भी किया जा रहा है, जंगली जानवरों से लड़ाई भी हो रही है। इसलिए राजा का यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में ये दायित्व माना गया कि आप समान वितरण, क्योंकि यदि समान वितरण नहीं हुआ तो फिर असंतोष बढ़ेगा, असंतोष संघर्ष को जन्म देगा, दुख को जन्म देगा, महत्वाकांक्षाओं को जन्म देगा, उसमें ऋत स्थापित नहीं होगा। तो कबीले की जो एक संगठनात्मक ढांचा है कि कबीले का हर व्यक्ति मशीन के पुर्जे के समान योगदान दे, मशीन के यानी कि समाज की, सोसाइटी के सुचारू क्रियान्वयन में, ऑटोमेटिक उसके एक्टिव, उसको क्या कहना चाहिए, एक्टिव मोड में लाने के लिए, isn't it? इसलिए राजा का यहाँ पर ये कर्तव्य था।
तो राजा पद पर कब तक बना रहेगा? जब तक कि वो सोशल वेलफेयर या जन के वेलफेयर के हित में कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि यदि राजा इस कार्य में असफल रह जाता है तो पक्की बात है उससे गद्दी से हटाया जा सकता है इन्हीं सभा समिति विदत की इच्छा से। क्लियर है? अब जब संपूर्ण कबीला युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसी का भी नाम आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल के अंदर, अब थोड़ा सा मैं आपके सामने फिर और इंक चेंज करूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। इसका मतलब ये हो गया कि ऋग्वैदिक काल के अंदर नियमित सेना, नियमित कर प्रणाली, इन दोनों का याद रखिएगा स्पष्ट अभाव था। स्वाभाविक सी बात है जब हर व्यक्ति, कोई भी यहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव और कोई भी प्रोडक्टिव उसमें नहीं डिस्टिंग्विश हो रहा है, क्लासिफाइड हो रहा है, हर व्यक्ति का अपना योगदान माना जा रहा है और इसीलिए हर व्यक्ति युद्ध में लूट के माल में बराबर का भागीदार माना जा रहा है, हिस्सेदार माना जा रहा है, अधिकारी माना जा रहा है। तो उस समय कोई नियमित सेना नहीं थी, नियमित कर प्रणाली नहीं थी, इसीलिए राजा यहाँ पर निरंकुश नहीं हो सकता था, सर्वसत्ताधिकार नहीं हो सकता था। वो ये दावा नहीं कर सकता था कि सेना मेरे अंडर में है, न्यायालय सिस्टम मेरे अंडर में, जो चाहूंगा वो करूंगा ना। यहाँ सर्वसंपन्न, यहाँ पर सॉवरेनिटी, संप्रभुता जनता के हाथों में है, जनता द्वारा, जनता की जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, सभा समिति विदत के रूप में। क्लियर मामला? तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार कार्य चलता कैसे था? असल में जो सामान्य जन है वो लोग स्वेच्छा से बलि का मतलब है राजा को स्वेच्छा से जन द्वारा दी गई भेंट, वो जो भी उगा रहे हैं, वो जो भी खेती के रूप में प्राप्त कर रहे हैं, वो भेंट जो स्वेच्छा से उपहार के रूप में राजा को दी जा रही है, बलि। तो यहाँ पर नियमित कर नहीं है कि जी इतना निर्धारित आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ सब कुछ आपकी क्या कहना चाहिए, स्वेच्छा पर निर्भर है। एक बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि जब सेना नियमित नहीं है, कर प्रणाली नियमित नहीं है, तो राजा को भी कुछ कार्य सलाहकार की जरूरत पड़ती होगी। ऋग्वेद के अंदर हमें 3 अधिकारियों की जानकारी प्राप्त होती है। 3 अधिकारियों की कौन कौन? एक तो हो गया पुरोहित, एक हो गया सेनानी और एक हो गया ब्राह्मणी। लेकिन निश्चित तौर पर पुरोहित, सेनानी, ब्राह्मणी के मनोनयन और निर्वाचन में भी राजा का कोई योगदान नहीं था। राजा को ये बॉडी दी जाती थी कि धार्मिक कार्यों के संपादन में, जिसमें पूरे कबीले की इच्छा निर्धारित होगी, पूरे जन की इच्छा निर्धारित होगी, उसका संपादन धार्मिक पुरोहित नामक व्यक्ति करेगा। जब युद्ध क्षेत्र में आप जा रहे हो, चाहे गायों की रक्षार्थ युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि इस समय ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी जो पशु संपत्ति मानी गई है वो गोधन को मानी गई है, वो पशु संपदा को मानी गई है, गायों को माना गया है। तो वहां पर जो लड़ाकू जो टोली होगी, वो चाहे ग्राम हो, चाहे व्रात हो, चाहे सार्थ हो, क्योंकि ग्राम का अधिकारी ग्रामणी है। तो अब ग्रामणी राजा नहीं चुनेगा, ग्रामणी पहले से है, ग्रामणी सपोर्ट करेगा उसको शासन के हर पहलू पर, शासन के हर क्षेत्र में, स्थानीय से लेकर युद्ध क्षेत्र में, सैन्य टुकड़ी के संपादन में। तो वहां पर सेनानी काम आएगा। ग्रामणी स्थानीय स्तर पर शासन को देखना और बलि की व्यवस्था को निर्धारित करना। आप थोप नहीं सकते, लेकिन ये इतना जरूर कि कोई बलि देने से ना चूके। तो ये ऋग्वैदिक काल का एक प्रकार का राजनीतिक ढांचा था, जिसमें लोकतांत्रिक प्रणाली थी, जिसमें दबाव नहीं था, जिसमें समान वितरण व्यवस्था है, जिसमें स्वेच्छा से निर्भर है और हर व्यक्ति नैतिकता और ईमानदारी के आधार पर शासन के राज्य के सुचारू क्रियान्वयन में हर स्तर पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है। और यह मॉनिटरिंग का कार्य होता था विदत सभा और समिति के द्वारा, जिनके अंदर महिलाओं तक को कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने का अधिकार दिया गया था। इसीलिए इस सोसाइटी में आपको अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, असमानता, क्लास स्ट्रगल जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जहां पर स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, जहां पर जन्म पर आधारित जाति सिस्टम नहीं है, क्लियर समझ में आ रही बात, जहां पर अनटचेबिलिटी, असमानता आधारित, वर्ग विभेद आधारित, जहां पर वर्ण आधारित, जहां पर गुणों से आधारित कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेद नहीं है, ऐसी सोसाइटी के अंदर
आप किसी भी प्रकार का क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष नहीं देखोगे। वहां पर सब कुछ एक ऑटोमेटिक जो मैकेनाइज सिस्टम होता है उस रूप में क्रियान्वयन हो रहा है। इवन जब महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल रहा है तो पुरुष यहाँ पर ये दावा नहीं ठोक, इवन संभवतः इस जमाने में जो संपत्ति अर्जित की जा रही है गोधन के रूप में या लूट के माल में, उसमें भी बराबरी का हिस्सा महिलाओं को दिया जा रहा है। उम्मीद और 3 अधिकारियों की आपको यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जानकारी मिलती है। इसके अलावा 1-2 अधिकारी आपको कर्मचारी और मिलते हैं, दूत एवं स्पष्ट, यानी कि गुप्तचर के रूप में। तो पक्की बात है दूत और स्पष्ट आपको इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि जब आप लूट के की प्रक्रिया में शामिल हो तो आपको भी किसी की लूट का शिकार होना पड़ सकता है। तो इस चीज की जानकारी गुप्तचर तो हर सामान्य सोसाइटी में हमारे आम घरों में रहते हैं। भैया देख कर भाभी क्या कर रही है, भैया जी कहाँ पर हैं पड़ोस में, पिताजी लेट क्यों आए, तो हम जनरली ये सब चीजें इस तरह का अंजाम। तो स्पर्श दूत का मतलब ये था कि जो इस चीज की खबर रखे कि उनकी सीमाओं पर किस तरह के कार्य चल रहे, कोई दूसरा जन या कबीला आपके ऊपर लूट या अटैक करने के उसमें तो नहीं है। यानी कि ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक संगठन में मोटे तौर पर राजा वंशानुगत नहीं होता है, राजा रिस्पॉन्सिबल है सभा समिति विदत के लिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से पूरा जन, पूरा कबीला, पूरा ग्राम शासन प्रक्रिया या जीवन के हर हिस्से में अपनी भागीदारी कर रहा है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, कोई नियमित सेना नहीं है, कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं है, स्वेच्छा से ग्रामीण या जन के जो नागरिक थे वो जो हिस्सा राजा को दे रहे हैं वो बलि या भेंट कहला राजा स्वेच्छा से दिया गया उपहार है। क्लियर है। लूट से प्राप्त माल चाहे गोधन हो चाहे अन्य हिस्सा हो उसका समान वितरण किया जा रहा है। तो ऋत की व्यवस्था की स्थापना पर सर्वाधिक जोर था ऋग्वैदिक धर्म में, ऋग्वैदिक समाज में, क्योंकि ये विश्व की नैतिक प्राकृतिक व्यवस्था थी जिसका उपासना के लिए वरुण निर्धारित था कि वरुण की उपासना करिए। और राजा को इसीलिए जनस्य गोपा, क्योंकि वरुण को भी जनस्य गोपा कहा जा रहा है। राजा तब तक गद्दी पर रहेगा जब तक वो जो निर्धारित उसको कर्म किए गए, सभा समिति, और सभा का आकार छोटा था, विधा सबसे प्राचीन थी, सभा का आकार छोटा था, इसमें वयोवृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति थे, ये बेसिकली न्यायालय का कार्य और राजा का निर्वाचन वगैरह। समिति पूरे जन की, पूरे कबीले की एक संस्था थी उस जमाने के अंदर। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन आया, किस तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस देखने को मिले, क्या कुछ हुआ, इन चीजों को जानने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। यदि इस एपिसोड में दी गई जानकारी आपको नॉलेजेबल लगती है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे अवश्य बताइएगा कि जिस धारणा से मैंने पूरी बात आपको समझाने का प्रयास किया है, हालांकि क्लास अब चूंकि मेरे को नेक्स्ट उसमें भी जाना है इसलिए मैं इस सेशन का यही एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम उन चेंजेस को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे जो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में स्थापित हो रहा है। क्या विदत सभा समिति का महत्व उतना ही रहा? क्या राजा का पद अभी भी लोक कल्याणकारी स्वरूप वाला गैर वंशानुगत रहा, या उसने जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी चीजें स्थापित करी? क्या नियमित सेना स्थापित हुई? क्या रेगुलर टैक्स सिस्टम स्टेब्लिश हुआ? क्या राजा अभी भी सादा जीवन जी रहा है, ब्राह्मणी सेनानी पुरोहित पर आधारित व्यक्ति है, या वो खुद मुख्तार है कि जो मैं चाहूंगा वो होके रहेगा? कुछ ऐसा था, क्या हुआ? इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।